सिर्फ डीडी न्यूज पर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा। ईरान ने इजराइल पर दागे कई मिसाइल, 200 से अधिक ड्रोन किए लॉन्च। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा आज खोलेगी अपने वादों का पिटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी किया जाएगा पार्टी का संकल्प पत्र। चौबीस की चुनौती के लिए सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, कर्नाटक के मैसूर और मंगलौर में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तो राजनाथ सिंह बिहार में करेंगे चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में भरेंगे हुंकार। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुरादाबाद तो बसपा सुप्रीमो मायावती मुजफ्फरनगर में करेंगी चुनावी रैली। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच कोलकाता बनाम लखनऊ तो दूसरे मैच में मुंबई के सामने होगी चेन्नई की चुनौती। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने पंजाब को रौंदा। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक ड्रोन से हमला किया। ये इजरायली क्षेत्र पर ईरान का पहला सीधा हमला था, जिससे इस इलाके में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी ईरान के हमले की निंदा की है। पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। एक्स पर विदेश मंत्री ने लिखा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड डेविड कैमरून से बात की। पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय विस्तार में पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा ने देश भर में जनता से अलग अलग माध्यमों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी कार्यालय विस्तार में पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस समिति का संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया था, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह संयोजक नियुक्त किए गए। घोषणा पत्र समिति की बीजेपी कार्यालय में 2 अहम बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें देश भर से आए सुझावों के संकलन के बाद अहम विषयों पर चर्चा की गई। कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अलग अलग सुझावों से हमको लाभ दिया है। इन सब सुझावों का एक प्रकार से बेस बनाते हुए इनको संकलन करते हुए सार्थक चर्चा हुई है।
बीजेपी ने देश भर में आम जनता से अलग अलग माध्यम से संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए हैं। देश के प्रमुख शहरों में वैन चलाई गई, नमो ऐप पर भी सुझाव लिए गए। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सबके सामने रखा है। बीजेपी कई अहम मौकों पर ये बात कहती रही है कि बीते 10 सालों में जो देश में विकास हुआ है वो आगे की एक झांकी है। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले लेने का जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्टी के फिर से सत्ता में आने पर किन किन मुद्दों पर फोकस करने वाला रहने वाला है, उसकी तस्वीर सामने रखेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चुनावी दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद सीट के पिपरिया में करीब 11:30 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वे मैसूर में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण मंगलौर में रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा का प्रचार पूरे जोर शोर पर है। इसी कड़ी में आज भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के बांका और जमुई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। जमुई में भी पहले चरण में ही मतदान होगा। ऐसे में रक्षा मंत्री की ये रैली बहुत अहम होगी। जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर होंगे। दोपहर में अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा करेंगे। राजनांदगांव से बीजेपी ने संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होगा। राजनांदगांव के बाद अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में भी एक जनसभा का कार्यक्रम है। भंडारा गोंदिया लोकसभा से मौजूदा सांसद सुनील मेढ़े के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। भंडारा गोंदिया से प्रथम चरण 19 अप्रैल को मतदान होना है। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर झोंक दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में रैली करेंगी। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के कई क्षेत्रों में अपना चुनावी दमखम दिखाएंगे। कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। साथ ही गुजरात की 5 विधानसभा की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। गुजरात की 5 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट के चुनावी घमासान पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के तहत 5 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा की ओर से अनिल बलूनी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उतारा है।
कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल देवभूमि उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी अलग पहचान है। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे सामान्य निर्वाचन में एक बार फिर गढ़वाल सीट प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की हॉट सीट बन गई है। ये निर्वाचन क्षेत्र 1957 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। राज्य की सबसे बड़े गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्रफल 17,820.90 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से राज्य के 5 जिलों में फैला है। गढ़वाल सीट 37 वर्षों तक कांग्रेस और 28 वर्षों तक भाजपा के पास रही। 1991 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को भारी मतों से हराया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के 5 जिलों की 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीट भाजपा ने अपने कब्जे में की थी। वहीं कांग्रेस को केवल 1 सीट हासिल हुई थी। इस बार के चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी मैदान में है। वह उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य तो है ही, साथ में पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का महत्वपूर्ण पद भी संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा गया है। वो इस लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से सक्रिय हैं और श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। मोदी जी ने जो कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो अगला दशक उत्तराखंड का होगा, वो कैसा होगा उस पर हम काम कर रहे हैं। अगले दशक में कैसे हम जो तीर्थाटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम पर्यटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम बाकी चीज़ें करेंगे, उसकी तैयारी में है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में नए गढ़वाल के अंदर नए हिल स्टेशन कैसे डेवलप होने हैं, उनमें किस तरीके से काम करना है, सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ तमाम गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का कि जिस रूप में वो एक जबरदस्त प्रतिसाद मुझे दे रहे हैं और हर जगह मुझे जनता का भारी आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मेरा मनोबल 7वें आसमान पर। मैं आभार व्यक्त करता हूं और जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हमें इतना प्यार मिल रहा है। ये सीट मतदाताओं के लिहाज से भी काफी अहम मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का दायरा इतना लंबा है कि इसमें हिंदुओं से लेकर सिख समुदाय का बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। इस संसदीय सीट में मतदाताओं की संख्या 13,69,000 से अधिक है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,99,365, महिला मतदाताओं की संख्या 6,69,970 मतदाता हैं। इस क्षेत्र में सैन्य परिवारों से जुड़ा बड़ा तबका है और सैन्य परिवारों से जुड़ा ये तबका चुनाव में निर्णायक भूमिका में होता है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख व 2% ईसाई मतदाता हैं। इस बार के चुनावी दंगल में 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड समानता पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर फॉर इंडिया, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय भी मैदान में हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला सीधे तौर पर पलायन से होने वाला है। साथ ही साथ वो एक विकसित पौड़ी गढ़वाल के विजन को भी सामने रख रही हैं। अब ऐसे में जनता किन्हें चुनती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले
मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए। बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है, हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दक्षिण के दुर्ग पर विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। कर्नाटक में जड़ें जमाने के बाद बीजेपी अब तमिलनाडु में नवरत्न फॉर्मूले के जरिए स्थानीय दलों के साथ मिलकर जीत सुनिश्चित करने में लगी है। जानकारों की माने तो गठजोड़ का ये फॉर्मूला बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उत्तर भारत में अपने प्रभाव की पताका लगातार फहरा रही भाजपा की नजर अब दक्षिण भारत पर है। पार्टी के रणनीतिकार जानते मानते हैं कि संचल में भी कमल खिलाकर ही वह राजग को 400 पार पहुंचाने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। कर्नाटक में जड़ें पहले ही जमा चुकी भाजपा की नजर अब खास तौर पर 39 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु पर है। निस्संदेह द्रविड़ राजनीति की इस धरती पर भगवा खेमे के लिए राह पथरीली रही है, लेकिन अब राजनीति समीकरणों का राम सेतु बांधकर चुनौतियां पार करने की तैयारी है। इसके लिए इस बार भाजपा ने यूपी फॉर्मूला अपनाते हुए छोटे छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरत्न नाम देते हुए तमिलनाडु में चमत्कार की आस लगाई है। फॉर्मूले को लेकर चर्चा भी चल रही है। वहीं डीएमके का कहना है कि ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। पीएमके जैसे छोटे दलों का यहाँ की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। बीजेपी has no moral right to continue in government. That's the only plank on which the India alliance is forging and taking it forward. And the kind of corruption that was, explained in CAG, monumental, 7.5 lakh crore. And the kind of Hindutva principle on which they are trying to, force the country on a very difficult path. वहीं एनडीए अलायंस के उम्मीदवार अन्ना दुरई का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार इस बार तमिलनाडु की राजनीति पर भी दिखाई देगा। पीएमके और बीजेपी अलायंस यहां बेहतर करने जा रहे हैं। डीएमके कैसे कह सकता है कि हम छोटी पार्टी हैं? विधानसभा में यहां से हमारी 2 सीटें हैं। बीजेपी और हमारा गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। यहां के लोग प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहते हैं। हम चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। यूपी के फार्मूले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजशेखरन का भी कहना है कि ये फार्मूला यहाँ फायदा जरूर करेगा, लेकिन कितना करेगा वो परिणाम बताएंगे। Choice of candidates would make a difference, so that we'll have to take into consideration. But overall, I don't know whether this alliance will be a successful alliance. That we'll have to wait and see. तमिलनाडु के युवाओं में मोदी सरकार का क्रेज भी है। युवा चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए जो युवा और महिला सुरक्षा पर काम करे। So many private sector and IT sectors are built in company in Hosur, Salem, Chennai, so many. But we don't have confirmed job. They are. So please consider job role is major into the. Yes. Girl safety is missing in our whole nation, so it should be focused more, and the workplace environment should be more secure for women. Any party who is going to come must focus on the equality and equity. चुनाव में ये फॉर्मूला कितना असर डालेगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन तमिल राजनीति में गुणागणित जरूर कर दिया है इस फॉर्मूले ने। तमिलनाडु में भी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर तमिलनाडु की राजनीति में, खासकर उत्तर तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने हलचल पैदा कर दी है। डीएमके का कहना है कि ये फार्मूला भले ही उत्तर प्रदेश में लागू हो गया हो, लेकिन तमिलनाडु में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला तमिलनाडु की राजनीति में काम करेगा या इसके परिणाम कुछ अलग तरीके के निकलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस फार्मूले ने तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा जरूर शुरू कर दी है।
कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में इन दिनों कटाई का मौसम चल रहा है। एक तरफ खेत में खड़ी है पकी फसल तो दूसरी तरफ है चुनावी जमीन की हकीकत। राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। दिल्ली और जयपुर के बीच कोटपुतली से कटाई के इस मौसम में चुनावी जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने। राजस्थान के चुनावी मौसम में सियासी समीकरणों के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक है चिलचिलाती गर्मी, दूसरा है शादियों का सीजन और तीसरा है कटाई का सीजन। मैं इस वक्त मंत्रा गांव में हूं जो कोटपुतली जिले में आता है अलवर के पास, और यहाँ चल रही है गेहूं की कटाई। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कितने बजे शुरू करते कटाई? 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर कटाई होती है खेत की। और आप देख सकते हैं फसल पूरी तरह से पक के तैयार है, गेहूं की फसल है ये। और उधर जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी फसल काटने के चक्कर में है, और उनकी समस्या ये है कि किसान तो अपने खेत पे बिजी है अपनी फसल काटने में, ऐसे में वो इन तक कैसे पहुंचे और इनको चुनावी सभा में कैसे लेकर आए। रूपा, ये बताइए कि आप कितने दिन से कटाई कर रही हैं और कब तक ये? 1 महीने से कटाई चल रही है। अब मैं आ गया हूँ महेंद्र गुर्जर के खेत में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे थ्रेशर लगा हुआ है, गेहूं को भूसे से अलग किया जा रहा है और ये काम काफी दिनों से चल रहा है। हम महेंद्र से बात करेंगे। अब उम्मीदवार आपके पास आते तो आप उनको क्या बोलते हैं कि भाई पहले अपनी फसल काटो? अभी तो ये उम्मीदवारों को ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तो खेती में लग रहे हैं, आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ के लिए तो कोई मना नहीं है, फिर भी आते हैं मिलने यहाँ पे। लेकिन ठीक है, चुनाव मुद्दा ये है कि 19 तारीख को आपको चुनाव तक तो फ्री हो ही जाएंगे खेती बाड़ी से। ये है मतलब मतदान तो करेंगे आप? हाँ, मतदान तो करेंगे ना। ये है जागरूक किसान, और इनका साफ कहना है कि मताधिकार का प्रयोग मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी मेहनत की फसल काटूंगा। और प्यासे को कुएं तक आना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। जो भी उम्मीदवार है इनके खेत पर आए, इनकी बात सुने और इनके काम को डिस्टर्ब ना करे। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बारिस्टो, डीडी न्यूज, कोटपुतली। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के ऊपर नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही उन पर हेट स्पीच को लेकर भी एफआईआर हुई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि एफआईआर से पता चलता है कि कवासी लखमा किस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर शनिवार रात विजयवाड़ा शहर के अजीत सिंह नगर में पत्थरों से हमला किया गया। जगन मोहन रेड्डी को चेहरे पर हल्की चोट लगी है। डॉक्टर ने उन्हें बस में तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और जगन ने बाद में अपनी बस यात्रा जारी रखी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में जगन मोहन रेड्डी का स्वागत हो रहा था। उनके समर्थन में एक विशाल माला बनवाकर लाई गई थी। उन्हें क्रेन से ये माला पहनाई जा रही थी। इसी दौरान किसी ने उनके ऊपर पत्थर फेंके। घटना मेमंथा सिद्धम यात्रा के दौरान उस समय हुई जब वे विशेष प्रचार बस पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी देश भर में जोरों पर है। इसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव पहले 2 चुनावों से काफी अलग थे। पहली बार हर संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक सांसद चुना गया और ये सिलसिला अब भी जारी है। इससे पहले के दोनों आम चुनावों में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, एक सामान्य वर्ग से और एक SC/ST समुदाय से। 2 सदस्यीय संसदीय क्षेत्रों को
1961 में कानून बनाकर खत्म किया गया। ऐसे में 494 संसदीय सीटों से इतने ही प्रतिनिधि संसद के निम्न सदन के लिए चुने गए। कुल 21.8 करोड़ वोटरों में से 55.4% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरा आम चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू का आखिरी चुनाव था। कुल 494 सीटों में से कांग्रेस ने 361 पर कब्जा कर जीत की हैट्रिक लगाई। तीसरे आम चुनाव के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रांत, जो कि अब तमिलनाडु है, वहां डीएमके के रूप में एक नई ताकत का जन्म हुआ। पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सांसद गण भी बाबा साहेब को संविधान सदन में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे जो कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो आइए अब जान लेते हैं देश भर के मौसम का मिजाज। फिलहाल आप देखिए मौसम, हमें यही अनुमति दें। नमस्कार।